एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। यहां पर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या करता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। वैसे हमारा लाइव बैच भी है इजी लर्निंग ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सीईटी का भी प्रिपरेशन साथ में कराया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो बिफोर वी गो अहेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है ये समझना पड़ेगा। तो ये अपना सेल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मुझे बताइए, इसको अगर मैं ब्रेक करूं इनटू थ्री पार्ट्स, एक तो एंडो, एक तो मेम्ब्रेन और एक तो सिस्टम, तो तीनों का मतलब क्या बनता है। एंडो मतलब इनसाइड, सेल के अंदर की बात हो रही है। मेम्ब्रेन मतलब ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनको मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जिनको मेम्ब्रेन होती है। एंड सिस्टम मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स जिनको मेम्ब्रेन है, जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये लोग मिलकर बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनेल्स विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्ट्रक्चर अलग होता है, थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी अलग रहेगा, बट दे ऑल वर्क टुगेदर, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। हमारा जो कार्यक्रम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, वो न्यूक्लियस से ही शुरू हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। वहां से बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, या गोल्गी अपैरेटस, जैसा आप उसको बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज। फिर आता है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे हो गए आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स, बराबर है। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सो फार सो गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नाउ इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो ऐसा कुछ भी माल मसाला होता नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये कुछ नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ओवा। ओवा मतलब क्या, ओवम जानते हो, एग सेल। ओवम का प्लूरल क्या होता है, ओवा। तो ओवा के अंदर नहीं होता। एंड मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसल, आरबीसीज, उनके अंदर भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। अब मुझे बताओ, ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। तो ये सारी मेम्ब्रेन्स अगर मैं पकड़ूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारी मेम्ब्रेन्स अगर मैं पकड़ूं, तो उसमें से 50% से ज्यादा मेम्ब्रेन किधर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल यहां पर ऑक्यूपाइड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो फिर, membranes of endoplasmic reticulum, it is continuous with the nuclear envelope at one end and extend till cell membrane। इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस है, चलो ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर आपको ऐसा ऐसा क्रोमैटिन मटेरियल मिलेगा, है ना, क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा। बीच में आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। किधर है न्यूक्लियोलस, ये वाला, ये बीच का क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको मैं एनएम लिखूंगा तो आप मेरी बात समझ पाओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इधर दिखाऊं, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, इनर, और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, बराबर है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बनती है। इट इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप का मतलब क्या है सर, ये इधर न्यूक्लियर एनवलप लिखा हुआ है ना,
एनवलप का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। एंड इट एक्सटेंड्स टिल सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतनी बड़ी होती है कि सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक सेल इमेजिन करूं, न्यूक्लियस बना दिया मैंने, अगर यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे 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 करके निकल रही है तो वो कहां तक एक्सटेंड करती है? सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? चलो, बहुत अच्छी बात आपको मैंने बताई। अब देखो, इट डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो, मुझे बताओ, यहां पर आपको न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, तो इसके आसपास ये सब कुछ क्या होगा? ये सब कुछ क्या होगा? कैन आई से इट इज साइटोप्लाज्म, बराबर है? तो साइटोप्लाज्म को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइड करती है। देखो कैसे, एक सेकेंड, ध्यान से सुनना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं लूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। और उस ल्यूमेन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, बराबर है? उसको हम कहेंगे, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको मैं कहूंगा लूमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जगह है उसको मैंने बोला ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो है ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। आपके टेक्स्ट बुक में लैमिनल दिया है, वो गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। इट इज ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, बराबर है? और इसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म होगा, मतलब किधर का? ये सब यहां पे ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है बाहर का, आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको मैं कहूंगा एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म। कोई बड़ी बात है क्या? कोई बहुत बड़ी बात कह दी मैंने? नहीं, बहुत सिंपल बात बताई। अंदर का जो है वो है लुमिनल साइटोप्लाज्म और उसके बाहर का एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म। चलो, अभी मैं थोड़ा आगे चलूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम्स भी मिल सकते हैं। ये जो मैं टिप के बना रहा हूं, ये राइबोसोम्स हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे राइबोसोम दिखेंगे, कम ऑन, ये टिप का क्या है? राइबोसोम्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसको मैं कहूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जहां पर राइबोसोम्स नहीं है उसको मैं कहूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, सिंपल कहानी आपको यहां तक समझ में आई। क्या क्या आपको बताया मैंने? अंदर का ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, बाहर का एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई चिंता की बात है क्या? नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होती है विद न्यूक्लियर एनवलप ऑन वन साइड एंड कहां तक जाती है? टिल सेल मेम्ब्रेन। एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब देखो, ये ऑलमोस्ट एक रियल फोटो है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया होगा। ठीक है, थोड़ा उसको कलर वगैरह दिया है ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। तो एक तो नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और वहां से जो निकली है ये नीचे का न्यूक्लियस, और उसमें से ये जो ब्लू कलर का ट्यूब्स आपको सब दिख रहा है, ये जो ट्यूब्स है ब्लू कलर का, वो सब क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबके ऊपर आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। कम ऑन, कैन यू सी द छोटा छोटा डॉट्स दिख रहा है आपको बहुत सारा? वो सारे क्या है? राइबोसोम्स हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बराबर है? अच्छा, फिर उसके बीच बीच में जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है, पिंक पिंक कलर का किधर है? ये जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है, कौन से कलर से दिखाऊं आपको मैं? ब्लैक। अच्छा, ये जो पिंक पिंक है बीच बीच में पूरा, वो क्या रहेगा? एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? आई होप। नाउ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखती है? इट अपीयर्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। मेम्ब्रेनस मतलब क्या? जिनको एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, बराबर है? देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, बीच में प्रोटीन्स होते हैं, यस और नो? वही सेम मेम्ब्रेन इनके पास भी प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स मतलब क्या, ट्यूब्स, एंड सैक्स मतलब क्या, सैक्स मतलब पतला पतला थैली के जैसा, ठीक है, पतला पतला थैली के जैसा, पिशवी जैसा, ठीक है। तो दीज अपीयर लाइक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स एंड पिशवी जैसा, ठीक है, सैक्स, एंड इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने। तो ये जो पूरे टैक्स आपको दिखते हैं, सैक्स आपको दिखते हैं, ठीक है, जो आपको ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स दिखते हैं, इनको कहेंगे, इनको कहेंगे सिस्टर्ने, ठीक है। मेम्ब्रेनस मतलब जिनको मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, ठीक है। चलो, सो फार सो गुड, यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो, अभी फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूंगा मैं पहले। स्मूथ कहां है मेरे को बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये स्मूथ है, कम ऑन, और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है ये रफ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्मूथ और रफ आपको दिखाई दे रहा है यहां पे क्लियरली। तो यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूंगा, इट वेरीज बेस्ड ऑन सेल टाइप। अलग अलग टाइप के जो सेल्स होंगे उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग अलग तरीके से होता है, डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप, ठीक है। एग्जांपल आपको दूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है। सर लिपिड मतलब फैट्स, फैट्स का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, फैट का प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, स्पेशली स्टेरॉइड एंड फॉस्फोलिपिड। सर ये स्टेरॉइड क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फैट। स्टेरॉइड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फैट, ठीक है। एंड फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड आपको पता है ऐसा होता है जिसका पोलार हेड होता है और नॉन पोलार टेल होती है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगा, बराबर है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो एग्जांपल दिया है, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको पता है किडनी के ऊपर, अभी मैं गंदी सी किडनी बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे टाइप की कुछ किडनी अगर हम बनाते हैं, ठीक है, किडनी, किडनी के ऊपर ऐसा एक टोपी होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उस एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर का पार्ट होता है, बाहर का पार्ट, उसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड वहां से क्या क्या बनता है, वहां से स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जांपल आपको दूंगा, एक तो एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और एक कॉर्टिसोल, ये आपको एग्जांपल देता हूं। ये हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन मतलब लिपिड से बने हुए हार्मोन। स्टेरॉइड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फैट, बराबर है। तो स्टेरॉइड से बना हुआ हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये किधर से बनता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से बनता है। देखो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, बाहर का पार्ट जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर का पार्ट जो होता है उसको मेड्यूला कहा जाता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, ठीक है। चलिए, कहानी समझ में आ रही है। वैसे ही जो टेस्टिस हैं और जो ओवरी हैं, उनके अंदर क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन्स। ये रेस करूं, कहानी समझ में आई आपको थोड़ी थोड़ी? हाँ, टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, इनमें से क्या बनता है, सेक्स हार्मोन। कौन से? एक तो टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल हार्मोन हो गया, और एक तो एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन हो गया। ये हार्मोन्स भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब जो फैट से बनते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स। तो मुझे एक बात बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक्टिव होगा, वैसे ही टेस्टिस और ओवरी, उनके भी सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा लिपिड सिंथेसिस करने में, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के। आई होप वेरी क्लियर। चलो दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ड्रग्स मतलब आपने कुछ मेडिसिन वगैरह खाए हैं, एंड और भी दूसरे प्रकार के जो बुरे वाले ड्रग्स होते हैं या फिर कुछ पॉइजन्स होते हैं, उनको बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहां होता है, लिवर में होता है। जो लिवर के सेल्स होते हैं, दे कंटेन एबंडेंट SER। एबंडेंट मतलब बहुत सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वो क्या करता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं,
कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम्स हैं वो टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। इसके बाद एक और कैल्शियम स्टोरेज का भी काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयंस Ca2+ एंड Ca2+ कहां पे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ट्रिगर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब देखो अभी ये मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसे करता हूं तो मेरा बाइसेप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन करता हूं तो कैल्शियम आयंस यूज होते हैं, उनका मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो आप आगे पढ़ोगे। आपका जो मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर है वहां पे आप पढ़ोगे किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहां पर कैल्शियम आयंस का यूज होता है। लेकिन कैल्शियम आयन स्टोर कहां पर होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपको याद करने हैं। इसके अलावा अब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मुझे एक बात बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे बड़ा काम क्या होगा? प्रोटीन बनाने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड प्रोटीन्स को वो रिलीज भी करेगा। प्रोटीन्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इनको हम कहेंगे सेक्रेटरी प्रोटीन्स। मतलब जो प्रोटीन्स रिलीज होने वाले हैं उनको कहूंगा सेक्रेटरी प्रोटीन्स। एंड ये प्रोटीन्स छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर पैक किए जाते हैं। आपको दिख रहा है फोटो में? अगर आप देखो, आपको छोटे छोटे बलून दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं, उनको कहते हैं वेसिकल्स। ऐसे छोटे छोटे जो गोले होते हैं, बॉल्स होते हैं, इनको कहते हैं वेसिकल्स। और इनके अंदर प्रोटीन पैक करके आगे भेजा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, फिर उस प्रोटीन को वो छोटे छोटे पैकेट में डालता है, बॉल्स में डालता है, वेसिकल्स में, और उसको रिलीज करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये काम यहां पे हो रहा है। इनको हम कहते हैं प्रोटीन वेसिकल या फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन्स फॉर द सेल। कैसे? प्रोटीन बनाएगा और जो मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। अच्छा, वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, राइट? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? न्यू मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक, इट एड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स टू इट्स ओन मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? अपने ही मेम्ब्रेन में और ज्यादा प्रोटीन्स ऐड करता है और फॉस्फोलिपिड भी ऐड करता है। तो मुझे एक बात बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने ही अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड ऐड करेगा तो इसकी साइज बड़ी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस कॉजेज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन टू ग्रो एक्सपांड। खुद के अंदर ही वो प्रोटीन वगैरह ऐड कर रहा है, खुद की मेम्ब्रेन को बड़ा करता है एंड बाद में क्या करता है? और भी प्रोटीन्स बनाता होगा ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी दूसरे प्रोटीन्स बनाता है, तो उनका वो छोटा छोटा वेसिकल्स बनाता है और रिलीज करता है। मतलब आप एक फोटो में देखो, इधर आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ही छोटे छोटे वेसिकल्स बाहर आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे वेसिकल्स सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको पहले खुद को ग्रो करना पड़ेगा ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले खुद को ग्रो करेगा और बाद में उसमें से छोटे छोटे वेसिकल्स सेपरेट होंगे, और वेसिकल्स के अंदर क्या रहेगा? प्रोटीन्स रहेगा, सेक्रेटरी प्रोटीन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? देखो, नाउ वेसिकल्स बड ऑफ मतलब क्या? सेपरेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरिंग मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स मतलब मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो प्रोटीन वगैरह लगेगा, वो सब कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ दीज वेसिकल्स जो पैकेट्स हैं, दे आर डिलीवर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ कुछ वेसिकल हैं जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेंगे, और कुछ कुछ वेसिकल्स हैं जो पहले किसके पास जाएंगे? गोल्गी के पास जाएंगे। गोल्गी क्या करेगा वो भी आपको बताता हूं, लेकिन इतना बात आपको समझ में आया?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, नया मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। पहले वो खुद के अंदर प्रोटीन ऐड करता है, फॉस्फोलिपिड ऐड करता है, खुद ग्रो हो जाता है और बाद में अपने अंदर से छोटे छोटे क्या निकालता है, वेसिकल्स निकालता है। वेसिकल्स के अंदर क्या रहेगा, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स रहेगा। ये वेसिकल्स या तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है या तो गोल्गी के पास जाएगा। और गोल्गी क्या करने वाला है आपको अभी बताता हूं। इतना आपको क्लियर हुआ है, सब कुछ समझ में आया है? अभी देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्गी बॉडी बोलो, गोल्गी अपैरेटस बोलो, सारी सेम चीजें हैं। यहां पर आपको गोल्गी दिख रहा है, ठीक है। गोल्गी में भी चपटे चपटे डिस्क जैसे पिशवी, इनको भी मैं सैक्स बोलूंगा, पिशवी, ठीक है। एक प्रकार का थैली जैसा होता है, पतला पतला, एक के ऊपर एक थप्पी बना हुआ रहता है उसका, ठीक है, स्टैक बना हुआ रहता है। नाउ गोल्गी क्या है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। कौन सा यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। क्या मैन्युफैक्चर करेगा, क्या पैकेज करेगा, सब बताऊंगा आपको। इट इज स्टैक्स, स्टैक मतलब क्या, थप्पी, थप्पी समझते हो, ऐसा बुक्स का अपन थप्पी लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टैक ऑफ बुक्स, बराबर है। स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स, मेम्ब्रेनस मतलब जिसको एक सिंगल मेम्ब्रेन है, सैक मतलब क्या, पिशवी के जैसा। एंड ये जो थप्पी रहेगा उसको मैं कहूंगा सिस्टर्ने, मतलब ये जो पूरा है, ये जो पूरा थप्पी आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या कहता हूं, यहां पे भी इसको सिस्टर्ने कहता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो मेम्ब्रेनस सैक्स आपको दिखते हैं उनको भी सिस्टर्ने कहा जाता है। एंड यहां पर भी ये जो गोल्गी बॉडी के सैक्स हैं इनको भी सिस्टर्ने कहा जाता है, ठीक है। एक सिंगल रहेगा, एक सिंगल रहेगा, उसको मैं कहूंगा सिस्टर्ना, सिस्टर्ना, एक सिंगल को, और सारे जो थप्पी में हैं उनको मैं कहूंगा सिस्टरने, प्लूरल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक सिंगल सिस्टर्ना, उसका डायमीटर रहेगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, एक सिंगल इसका, ठीक है, सिंगल सिस्टर्ना का। इधर लिख दूं, सिंगल सिस्टर्ना, उसका डायमीटर कितना रहेगा, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अभी ठीक है, समझो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और उसके दूसरे तरफ रहेगा सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैंने बोला वेसिकल्स निकलते हैं छोटे छोटे, कम ऑन यस और नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलता है, वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स या तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है या तो पहले गोल्गी के पास जाएगा। तो ये वेसिकल इसके पास आएंगे और इसका जो सिस्टर्ना रहेगा उसके साथ वो ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वेसिकल के अंदर जो कुछ भी प्रोटीन वगैरह रहेगा या कोई भी दूसरा फॉस्फोलिपिड रहेगा तो वो सब कुछ यहां पे वो लोग गोल्गी बॉडी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला जो पार्ट है उसको मैं रिसीविंग एंड कह सकता हूं, जहां पे वेसिकल आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिस फेस, सिस फेस, ठीक है। जहां पे वेसिकल्स आते हैं, जहां पे वेसिकल्स को रिसीव किया जाएगा, इसको कहते हैं सिस फेस। एंड अब ये जो वेसिकल के अंदर प्रोटीन वगैरह होता है उन सबको मॉडिफाई किया जाता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, फॉस्फोलिपिड्स को मॉडिफाई करता है, चीजों को मॉडिफाई किया जाता है। एंड मॉडिफिकेशन के बाद फिर से नीचे से दूसरे वेसिकल्स निकलेंगे, ठीक है, यहां से दूसरे वेसिकल्स निकलेंगे एंड फिर वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन के पास जा सकते हैं या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनेल के पास जा सकते हैं। तो ठीक है, ये वेसिकल्स क्या कर रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो ये इस फेस को हम कहते हैं ट्रांस फेस, जहां से वेसिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो जिधर आते हैं वो सिस फेस, जहां से निकलते हैं वो ट्रांस फेस। सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब आपका जो गोल्गी बॉडी है उसके दो मेन फंक्शन है, एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया वेसिकल में उसको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाता है, ठीक है। यहां पर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स वगैरह कहां बनते हैं, स्मूथ में बनते हैं, प्रोटीन्स कहां बनते हैं, रफ में बनते हैं।
तो दोनों से जो वेसिकल्स आते हैं वो वेसिकल्स किसके पास जाएंगे? गोल्गी के पास। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा फेस रहेगा? ये सिस फेस रहेगा जहां पे वेसिकल्स आएंगे, और ये क्या रहेगा? ट्रांस फेस, जहां से वेसिकल्स बाहर निकलेंगे वापस। ठीक है, तो ये गोल्गी क्या करता है? ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मुझे बताओ ग्लाइको का मतलब क्या? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो हमारा गोल्गी क्या करता है? इनको मॉडिफाई करता है, कुछ कुछ शुगर्स को निकालेगा एंड कुछ नए शुगर्स उसके जगह पे लगाएगा। मतलब द ग्लाइकोलिपिड इट विल लूज सर्टेन शुगर एंड रीगेन अदर। उसमें से कुछ शुगर निकलेगा, कुछ उसके ऊपर लगाया जाएगा। सेम ग्लाइकोप्रोटीन में भी कुछ उसका शुगर निकाला जाएगा, कुछ नया शुगर लगाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज किया जाएगा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, एंड बाद में वो वापस वेसिकल फॉर्म में बाहर निकलेगा एंड इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है? नंबर 1, मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों स्मूथ भी और रफ भी, दोनों से आने वाले जो वेसिकल्स हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, उनके प्रोडक्ट्स का मॉडिफिकेशन होता है, बराबर है। नाउ गोल्गी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन प्रोडक्ट्स, खुद का प्रोडक्ट भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? इट इज अ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड, मतलब उसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, लेकिन ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, प्लांट सेल में। और ये पेक्टिन कहां यूज किया जाता है? मिडल लेमेला में। मिडल लेमेला पता है आपको? अगर मैं एक ऐसे प्लांट सेल बनाऊं और मैं एक और प्लांट सेल बनाऊं, तो ये दोनों किधर गया? ये दोनों प्लांट सेल के दोनों प्लांट सेल को चिपकाने के लिए बीच में सीमेंट जैसा मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेक्टिन। और वो पेक्टिन से क्या बनता है? मिडल लैमेला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेक्टिन किधर प्रेजेंट होता है? मिडल लैमेला के अंदर। ठीक है, सो फार सो गुड, यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलो अभी लास्ट बात आपको बताऊं फटाफट। ये देखो, ये वेसिकल्स आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इसके अंदर जाएंगे, बराबर है। सिस्टर ने कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये जो सिस्टर ने है, मतलब ये जो, ठीक है, एक रहेगा तो सिस्टर ना, ज्यादा रहेंगे तो सिस्टर ने। इनके अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका, बराबर है। यहां पर जो मॉडिफिकेशन है इट इज स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड बाद में यहां से पूरा सब मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर से वेसिकल्स रिलीज किए जाएंगे। मार्कर्स आर एडेड टू वेसिकल्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देयर टारगेट सेल और ऑर्गेनेल्स। मार्कर मतलब क्या? मार्कर्स भी क्या होते हैं? कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको समझ लो वेसिकल्स के ऊपर लगाया जाएगा, प्रोटीन्स को इस तरीके से। इससे क्या होगा? ये मार्कर्स अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो वेसिकल है, फॉर एग्जांपल इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है फॉर एग्जांपल, तो ये जो प्रोटीन है, मार्कर्स हैं, वो उसको हेल्प करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल समझो इसको जाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इसके जो मार्कर्स होंगे वो उसको हेल्प करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, ये रहेगा सिस और ये रहेगा ट्रांस। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, बिकॉज वहां से फॉर्मेशन हो रहा है ना, वेसिकल्स आ रहे हैं, और जहां से वेसिकल्स निकलेंगे उसको हम मैच्योरेशन या फिर मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, मैच्योरिंग फेस। ठीक, ट्रांस मतलब मैच्योरिंग फेस।
चलो यहां पे होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स समाप्त। आज का अपना लेक्चर छोटा सा यहीं पे एंड करते हैं, आगे का कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। बैच के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स अपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा। तो जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था, वो सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी रिवीजन करने में। बार बार लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा। एक बार लेक्चर देखा, अपने अच्छे से नोट्स बना लिए, बार बार उसको आप रिवाइज करोगे, सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।